हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 7 अक्टूबर के डेली जनरल स्टडीज कैप्सूल में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो 7 अक्टूबर की हिस्ट्री में सबसे पहले हम जानेंगे गुरु गोबिंद सिंह के बारे में। इसके अलावा आज ही के दिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस 38th पैरेलल को क्रॉस कर गई थी। तो 38th पैरेलल क्या है और कोरियन पेनिनसुला की जियोपॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक होगा गवर्नमेंट बोरोइंग्स, जबकि इन्वायरमेंट में हम देखेंगे यूएन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी को। एंड लास्टली ज्योग्राफी में हम जानेंगे ज़ॉम्बी फायर्स के बारे में। अब देखिए, आज यानी कि 7 अक्टूबर के दिन गुरु गोबिंद सिंह की पुण्यतिथि होती है और इसी दिन 1708 में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10th गुरु थे। इनके पिता गुरु तेज बहादुर सिख धर्म के 9th गुरु थे और अपने कार्यकाल में औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसी के बाद मात्र 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के लीडर बन गए। अब देखिए, मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने गुरु गोबिंद सिंह के नोटेबल रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि एक वॉरियर कम्युनिटी थी डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द मुस्लिम लश्कर्स, जो कि अफगानिस्तान में थे। और इसीलिए आज भी ये माना जाता है कि सिखों का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कर्तव्य हिंदूज यानी कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। और यही फिलॉसफी है जिसके चलते सिख ट्रूप्स का मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी आर्मी में। अच्छा, इसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह ने 5 Ks इंट्रोड्यूस किए थे दैट शुड बी वॉर्न बाय खालसा मेंबर्स। इसमें सबसे पहले था केश, मतलब जो आज सिख पगड़ी बांधते हैं वो यहीं से शुरू हुआ था और जीवन भर इनको अपने बाल नहीं काटने होते। दूसरा है कंघा यानी कि कोम्ब फॉर द मेंटेनेंस ऑफ केश। इसके बाद आता है कड़ा, जो कि एक तरीके का आयरन ब्रेसलेट होता है। नेक्स्ट है कच्छा, जिसको यूपी बिहार में हम लोग लंगोट भी कहते हैं। ये एक पूरी तरीके से कॉटन का गारमेंट होता है। एंड लास्टली किरपान, जो कि एक आयरन नाइफ या फिर डैगर होता है फॉर डिफेंडिंग वनसेल्फ। हालांकि आज के समय में जो ट्रैवलिंग सिख्स होते हैं वो छोटे किरपान रखते हैं, खास करके जब उनको फ्लाइट्स वगैरह में ट्रैवल करना होता है। इसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह ने दसम ग्रंथ को भी लिखा था, जिसमें खालसा पंथ के रिचुअल्स और प्रेयर्स दी गई हैं। एंड लास्टली गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने ही फाइनलाइज किया था और उसको रिलीजियस लीगल वैल्यू दी थी। अब देखिए, आज ही के दिन यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस थीं, वो 38th पैरेलल को क्रॉस कर गई थीं। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कोरियन पेनिनसुला का मैप देख लेते हैं। अब देखिए, भारत से नॉर्थ ईस्ट चलने पर चाइना के बाद हमको नॉर्थ और साउथ कोरिया दिखाई देता है। इस पूरे रीजन को हम कोरियन पेनिनसुला कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बॉर्डर है ये चाइना और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 38th पैरेलल से डिवाइडेड हैं, मतलब कि इनकी जो बॉर्डर लाइन है इसी को हम 38th पैरेलल कहते हैं। अब इन दोनों देशों की राजधानी को भी आप याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग और साउथ कोरिया के लिए सियोल। और देखिए, इसी के बगल में जापान भी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का वन ऑफ द फॉरमोस्ट अलाई है। साउथ कोरिया के वेस्ट में अगर हम देखें तो येलो सी पड़ता है, जबकि कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में सी ऑफ जापान पड़ता है। अब देखिए, हुआ क्या कि लेट 50s में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया एंड एज अ रिजल्ट यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करना पड़ा और यूनाइटेड नेशंस ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेज दी। अब देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में ऑफेंसिव और डिफेंसिव 2 शब्द होते हैं। ऑफेंसिव का अर्थ है कि वो देश जो आक्रमण करता है, जबकि डिफेंसिव वो देश होता है जो आक्रमण से खुद को बचाता है। हाउएवर, अगर ऑफेंसिव के जवाब में दूसरी पार्टी ने भी आपके ऊपर ऑफेंसिव टैक्टिक अपनाया तो उसको हम काउंटर ऑफेंसिव कहते हैं। और यूएन फोर्सेस का काउंटर ऑफेंसिव 27 सितंबर को स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया की आर्मी के लोग जो साउथ में चले आए थे उनको हैवी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा एंड दे वर कंपेल्ड टू फ्ली बैक। लेकिन
ग्राउंड पे मौजूद जो यूएन कमांड था उसने ये डिसाइड किया कि हम नॉर्थ कोरियन फोर्स को उनकी कंट्री में परस्यू करेंगे और उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर देंगे एंड फाइनली दोनों कंट्रीज को यूनिफाई कर देंगे। और इसी के चलते 30 सितंबर को जो साउथ कोरिया की आर्मी थी उसने 38th पैरेलल को क्रॉस कर दिया एंड इन दी फॉलोइंग डेज 7 अक्टूबर को यूएन फोर्सेस उनके पीछे पीछे नॉर्थ कोरिया में आ गईं। अब देखिए यूएन फोर्सेस इतना ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ी कि वो यालू रिवर तक पहुंच गईं। सिर्फ एक महीने में यालू रिवर नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डरिंग रिवर है और ऐसी स्थिति को देखते हुए चाइना ने इंटरवेंशन किया और चाइना ने यूएन की फोर्सेस के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए। उसी साल 24 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस के और भी सैनिक कोरियन पेनिनसुला में पहुंच गए, लेकिन इस समय तक काफी ज्यादा सैनिक चाइना की तरफ से यूएन फोर्सेस पर हमला कर रहे थे एंड अल्टीमेटली जो यूएन फोर्सेस का काउंटर ऑफेंसिव था वो एंड हो गया। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया कि वो लोग इस फिस्कल ईयर के सेकेंड हाफ में 4.34 लाख करोड़ बोरो करेंगे। अब देखिए फिस्कल ईयर क्या होता है। फिस्कल ईयर हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मानते हैं। कुल मिला के देश में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो वो इसी कैलेंडर को फॉलो करती है। अब देखिए 1 अप्रैल से सितंबर के एंड तक इस फिस्कल ईयर का पहला हाफ था, जबकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सेकेंड हाफ होगा। और इस समय कोविड-19 की वजह से जो हम लोगों की इकोनॉमी पर स्ट्रेस आया है उसको काउंटर करने के लिए 4.34 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट एज अ लोन लेगी। अब देखिए जो बोरोइंग टारगेट होता है यानी कि एक साल में हम कितना बोरो करेंगे उसको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिवाइज कर दिया था और अभी भी गवर्नमेंट इसी बोरोइंग टारगेट के साथ चल रही है। अब देखिए बजट 2020-21 में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम 7.8 लाख करोड़ रुपए बोरो करेंगे, बट इसी साल मई में कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए इस बोरोइंग टारगेट को 12 लाख करोड़ कर दिया गया। अब देखिए न्यूज में आप कई बार सुनते होंगे फिस्कल डेफिसिट। सिंपल टर्म्स में ये जानिए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और इनकम जो डिफरेंस होता है उसी को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में या फिस्कल ईयर में जो हमारी इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट था वो 3.8% था, जबकि करेंटली ये 3.5% है ऑफ द जीडीपी। अब देखिए जीडीपी तो इसलिए भी नहीं ग्रो कर रहा क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप पड़ी हुई हैं। अब देखिए गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होती है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से गवर्न होती है। अब हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी कोविड से पहले भी डाउन चल रही थी एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को इस एक्ट का एस्केप क्लॉज इन्वोक करना पड़ा और इसी के तहत फिस्कल डेफिसिट टारगेट को 3.8 रखा गया था, विच वॉज हायर देन 3.3 इन द ईयर 2019-20। सवाल बनता है कि ये एस्केप क्लॉज क्या होता है। तो देखिए एफआरबीएम एक्ट के तहत अगर इकोनॉमी पे काफी ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को 0.5% से बढ़ा सकती है। अब देखिए बोरोइंग पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि गवर्नमेंट कुछ समय के लिए पैसा लेगी और ऐसा पैसा इन दी फॉर्म ऑफ लोन होता है जो कि देश के बजट में कैपिटल रिसीप्ट्स के साइड में आता है, मतलब एक तरीके से लायबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट ये लोन 2 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रेस कर सकती है, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा ट्रेजरी बिल्स। और इसके तहत गवर्नमेंट या तो आरबीआई से लोन ले सकती है या तो किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से और या फिर कॉर्पोरेट्स से। अब है क्या कि अभी तक हमने इतना ज्यादा लोन ले रखा है फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कि ज्यादातर हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो पुराने लोन पे जो हम इंटरेस्ट भरते हैं उसी की वजह से आ जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट लोन के फॉर्म में ज्यादा पैसा लेगी तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। ऐसे में जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ होगा वो काफी कम होगा क्योंकि नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से जो हमको इनकम होगी वो ज्यादातर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन और लोन ऑब्लिगेशंस को मीट करने में चली जाएगी एंड एज अ रिजल्ट जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी काफी ज्यादा हो जाएगा। हाल ही में 30 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस की समिट ऑन बायोडायवर्सिटी हुई थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बायोडायवर्सिटी का अर्थ है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ज्यादा स्पीशीज के पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। इसी के तहत दुनिया भर की कंट्रीज ने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को साइन किया था और इसी के फर्दरेंस में ये समिट्स कंडक्ट की जाती हैं।
CBD को 1992 में साइन किया गया था इन रियो डी जेनेरियो, जो कि साउथ अमेरिका के ब्राजील में है। हाउएवर, ये जो समिट थी ये स्पेशल थी क्योंकि कोविड-19 के समय पर बायोडायवर्सिटी लॉस और एनिमल पैथोजेंस के बीच में लिंक प्रूव करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, CBD की नयोगा कॉन्फ्रेंस में आईची टारगेट्स प्रपोज किए गए थे। नयोगा जापान में है और इस कॉन्फ्रेंस का प्रोटोकॉल 2010 में साइन किया गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू नगोया प्रोटोकॉल और इंडिया ने इसको रैटिफाई भी कर दिया है। हाउएवर, यूएसए इस प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है। अच्छा, जो आईची टारगेट्स बनाए गए थे इनका टाइम बाउंड टारगेट 2020 का था, लेकिन अब इन टारगेट्स की कुछ चीजें बिल्कुल ही फेल हो गई हैं। अब यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक, और इस रिपोर्ट के हिसाब से आईची टारगेट्स के जो 20 टारगेट्स थे उनमें से एक भी फुलफिल नहीं हो पाए हैं। सवाल बनता है कि आईची टारगेट्स में ऐसा क्या था जो कि दुनिया के देश अभी तक मीट आउट नहीं कर पाए हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं वो भी बायोडायवर्सिटी को खत्म करती हैं, क्योंकि सब्सिडीज मिलने पर फार्मर्स ज्यादा लैंड पे फार्मिंग करते हैं एंड एज अ रिजल्ट उस पर्टिकुलर लैंड पे जो वेरियस प्लांट्स स्पीशीज पाई जाती थी वो खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए ये भी टारगेट रखा गया था कि सब्सिडीज को फेज आउट किया जाएगा। साथ ही साथ इकोलॉजिकल लिमिट्स के तहत नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू इंडस्ट्रियल फिशरीज। अब देखिए, इंडस्ट्रियल फिशरीज की वजह से एक और चीज होती है कि कोई स्पीशी अगर एक एरिया में नहीं पाई जाती और उसको वहां पर विस्थापित किया जाता है तो उसमें से कुछ स्पीशीज इन्वेजिव हो जाती हैं, यानी कि जो किसी एरिया की नेटिव स्पीशीज होती हैं उनके इकोसिस्टम को नई स्पीशीज खत्म कर देती हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन को एंड करने का भी टारगेट था, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि अब माइक्रोप्लास्टिक मटेरियल्स फिशेस के थ्रू ह्यूमंस की फूड चेन में आ गए हैं। अब देखिए, दुनिया में दो तरीके के जानवर पाए जाते हैं, वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स के ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज्यादातर वर्टिब्रेट्स मैमल्स की श्रेणी में आते हैं और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से वर्टिब्रेट पॉपुलेशन की संख्या में 68% की गिरावट दर्ज की गई है एज कम्पेयर टू 1970। अब हम देखते हैं कि भारत यहाँ पर किस लेवल पे स्टैंड करता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत में बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं और इसी वजह से भारत एक मेगा डाइवर्स कंट्री है और हमारे यहाँ कल्चरली नेचर को वैल्यू दी जाती है। अब भारत के लीगल सिनेरियो की बात करें तो 1970s और 80s में जो भी लॉज आई थी, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एटसेट्रा, उन सब ने अभी तक हमारी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया है। पर्टिकुलरली जो 5% प्रोटेक्टेड लैंड है अंडर वेरियस सैंक्चुरीज एंड पार्क्स। लेकिन आज के समय में इन लॉज को डेवलपमेंट में हिंड्रेंस माना जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो भी हमारी इंडस्ट्रीज फॉलो नहीं करती। यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोविड-19 की वजह से जो CBD के मेंबर्स हैं दे आर कंपेल्ड टू ड्रॉ फ्रेश कंजर्वेशन टारगेट्स फॉर द ग्रीन ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी। हाल ही में ज़ॉम्बी फायर्स काफी ज्यादा न्यूज में थीं, जिनको आर्कटिक रीजन में एक्सपीरियंस किया गया है और ये काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि आर्कटिक धरती के टुंड्रा रीजन में आता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर्स काफी ज्यादा कम होते हैं। ज़ॉम्बी फायर्स की बात करें तो ये ऐसी फायर्स होती हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं, बट समय समय पर ये सरफेस पे भी आ जाती हैं। अभी तक ये माना जाता था कि जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक का रीजन है वो फायर रेजिस्टेंट है ड्यू टू फ्रोजन टेम्परेचर्स, लेकिन ज़ॉम्बी फायर्स की वजह से हमको पता चला कि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। सवाल बनता है कि अगर आर्कटिक के एरिया में इतना कम टेम्परेचर है तो फिर वहां पर फायर कैसे आ जाती है। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से टुंड्रा रीजन में जो वेजिटेशन पाई जाती है, जिसमें ज्यादातर काई और स्मॉल ग्रासेस आती हैं, वो सूख जाती हैं एंड इवेंचुअली दे कैच फायर। दिक्कत इस बात की भी है कि अभी तक आर्कटिक और एंटार्क्टिक को हम कार्बन सिंक मानते थे, यानी कि दुनिया में जो भी कार्बन एमिट हो रहा है ये रीजन्स उस कार्बन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बट ज़ॉम्बी फायर्स की वजह से ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि आर्कटिक रीजन कार्बन का एक सोर्स बन जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कार्बन सिंक।
तो ये था हमारा एनालिसिस 7 अक्टूबर के डेली जीएस कैप्सूल का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।